दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे जीएस के सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। तो सबसे पहले कह रहा है पहला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट थी। डॉक्टर एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट कब बनी थी अध्यक्ष? 1917 में ये बनी थी। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताएंगे इसका अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। और कब बनी थी ये सरोजिनी नायडू? ये 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। कौन? सरोजिनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन की। और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया था। ठीक, द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक, आगे बात करते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये किसका कथन है? और एक क्वेश्चन का जवाब आप लिख देंगे कि 1905 से लेके 1917 तक का जो चरण है ये अवधि क्या कही जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट है। और बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में यदि हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने शुरू किया था? आप लोग बताएंगे। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था। गणपति उत्सव जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से, उसका शुभारंभ किसने किया था? उसके बाद आप लोग बताएंगे कि जो गरम दल आंदोलन था उसके जो है जनक कौन थे। गरम दल आंदोलन के जनक कौन थे, ये भी आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि होम रूल किसने शुरू की थी। होम रूल आंदोलन किसने शुरू की थी? तो इसके जवाब भी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। कब शुरू किया था? 1916 में। और बात करते हैं गीता रहस्य किससे संबंधित है। गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक का है, गीता रहस्य। और उसके बाद बात कर रहे थे ये 1908 में 6 वर्ष के लिए जेल भी गए थे। ये 6 वर्ष के लिए कहाँ गए थे? जेल गए थे। तो ये सारी चीजें बाल गंगाधर तिलक से आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम। तो भारतीय परिषद अधिनियम की बात करें तो ये कब आया था? 1919 में आया था। भारतीय परिषद अधिनियम ये 1919 में आया था। ठीक, आगे बात करते हैं, इसे एक नाम और जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं इसे। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये भी 1919 का है, मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम। ठीक, बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और किसने किया था यदि आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कौन किए थे? सलीमुल्लाह खां और आगा खां मिलके मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष आगा खां बने थे। इसके मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे यदि आपसे पूछे तो इसका जवाब होगा आगा खां। और आप लोग बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। यहाँ पे लिख देते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। बात करें पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अनुशीलन समिति क्या थी। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति क्या थी। तो अनुशीलन समिति एक क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। एक क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। ये आप लोग ध्यान रखें, क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। बात करते हैं ये किससे संबंधित थी, तो ये पी.के. मित्रा से संबंधित थी, जो कि ये पी.के. मित्रा से संबंधित। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत क्या था? ये वंदे मातरम था। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। ये कब शुरू किया गया था? 1906 में, जो बंगाल विभाजन हो रहा था तो उसके बाद तहत ये शुरू किया गया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ठीक, और बात करते हैं 1907 की सूरत अधिवेशन की।
तो यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। दो दल में बचे थे, कांग्रेस का यहाँ पे विभाजन होता है और कांग्रेस दो भागों में बट जाता है। एक गर्म दल था और एक कौन सा दल था, एक नरम दल। इसमें दो भागों में बट जाता है। उसके बाद आगे चल के 1916 का क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ में अधिवेशन होता है और इसमें चल के गर्म दल और नरम दल दोनों एक हो जाते हैं, गर्म दल और नरम दल एक हो जाते हैं। और लखनऊ अधिवेशन की पूछता है कि अध्यक्षता किसने किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था, अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। ठीक, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे राजधानी को दिल्ली से कोलकाता, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कब। देखिए घोषणा की बात करें तो ये घोषणा कब कर दी गई थी, 1911 में। घोषणा कब कर दी गई थी, 1911 में। लेकिन राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी, 1912 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1912 में बनाई गई थी। ठीक, बात करते हैं बंगाल विभाजन, तो कब से हुआ था, 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, शुरू हुआ था। और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन लाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में लाया गया था। कब लाया गया था, 1906 में। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे चल के इसी कारण 1911 में चल के बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक, बात करें किंग्सफोर्ड की हत्या की प्रयास किसने किया था, तो 1908 में प्रयास किया गया था। कौन कौन लोग थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस थे और कौन थे, प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने मिलके, प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों मिलके ये किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास करते हैं। और सबसे कम उम्र में तो इसके ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं, असफल होते हैं। और इसके चलते खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दी जाती है। सबसे कम उम्र में पूछे कौन फांसी पाए थे, तो आप लोग जवाब देंगे खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति हैं। और कब दिया गया था, ये कितने वर्ष की आयु में थे, 18 वर्ष की आयु में थे ये, तो इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं दिल्ली चलो का नारा। यहाँ पे आप लोग बताएंगे दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था, तो दिल्ली चलो का नारा आप लोग बताएंगे किसने लगाया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लगाया था दिल्ली चलो का नारा। अब कब लगाया था, 1945 में। और कहाँ पे लगाया था, सिंगापुर में ये लगाया था, सिंगापुर में ये नारा लगाए थे सुभाष चंद्र बोस 1945 में, दिल्ली चलो। और बात करते हैं हैदराबाद का विलय, आप लोग बताएंगे हैदराबाद का विलय कब हुआ था भारत में, तो 1948 में हुआ था हैदराबाद का विलय। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इसमें पुलिस कार्रवाई हुई थी, यानी कि सैनिक कार्रवाई के तहत इसे भारत में मिलाया गया था, सैनिक कार्रवाई के तहत इसे भारत में मिलाया गया था। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में 245 है। लेकिन कुल कितने सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 250। और कितने मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की बात करें तो इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर किस पे करता है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे राज्यों से प्रतिनिधित्व लिया जाता है। ठीक, तो जनसंख्या पे ये क्या करता है, निर्भर करता है, जनसंख्या पे ये निर्भर करता है। बात करें किस राज्य से राज्यसभा सीट सर्वाधिक है, तो अपना उत्तर प्रदेश इसमें ख्याति प्राप्त है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीट है, 31 सीट है। राज्यसभा में 31 सीट है। लोकसभा में पूछे तो उत्तर प्रदेश से कितनी सीट है, तो लोकसभा से 80 सीट है। अगर आगे बात करें सबसे ज्यादा विधानसभा में किस राज्य की सीट है, तो विधानसभा में 403 सीटों के साथ है उत्तर प्रदेश अपना। और विधान परिषद में सबसे ज्यादा सीट किस राज्य से है, तो 100 सीट है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद में भी सबसे ज्यादा सीट है। बात करते हैं राज्यसभा कितने आर्टिकल में, 81 में, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा कितने में, आर्टिकल नंबर 80 में है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और यहाँ पे बात करें राज्यसभा पे, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता,
तो देखिए राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, इसे अस्थाई सदन कहते हैं, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, द्वितीय सदन, अस्थाई सदन और उच्च सदन भी राज्यसभा को कहते हैं, उच्च सदन भी इसे कहते हैं। ठीक, बात करते हैं लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए गणपूर्ति संख्या कोरम संख्या गणपूर्ति कोरम संख्या 1/10 होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए अस्थाई सदन, इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। और राज्यसभा की बात करें तो ये प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। अगर कोई भी सदस्य है तो वो 2 वर्ष में 1/3, जितने टोटल संख्या का 1/3 सेवा से मुक्त होते हैं और नए सदस्य आते हैं 1/3 भाग में। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष। ये बात कही गई है कि जो उपराष्ट्रपति होगा और राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, ये आर्टिकल नंबर 64 में कहा गया है। बात करते हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किसमें, आर्टिकल नंबर 63 में है। बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार, ये किसको है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है। तो इसका जवाब आप लोग देंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो नामित करने का अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास है, ये राष्ट्रपति नामित करते हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी। तो वीएस रमा देवी थी राज्यसभा की पहली महिला सचिव, वीएस रमा देवी। बात करें राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था, तो देखिए 3 अप्रैल को क्या हुआ था, राज्यसभा का गठन हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी, तो इसके 10 दिन बाद यानी कि 1 महीना 10 दिन के बाद हुई थी, यानी कि 13 मई 1952 को हुआ था ये। तो इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी, पहली बैठक। बात करते हैं कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे। तो देखिए कौन से प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा के सदस्य रहे, तो एक याद रखेंगे आप, इंदिरा गांधी ये राज्यसभा की सदस्य रही, फिर बाद में और कौन बनी, ये प्रधानमंत्री बनी। और मनमोहन सिंह भी क्या रह चुके थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे। बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा में 2 सदस्यों के मध्य अधिकतम समय अंतराल। तो राज्यसभा के 2 बैठकों के बीच सबसे ज्यादा अधिकतम अंतराल कितनी हो सकती है, 6 माह की हो सकती है। यहाँ पे 6 माह की हो सकती है अधिकतम अंतराल। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आधुनिक इतिहास है, यहाँ पे गांधी जी के बारे में, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हमारे बन सकते हैं सारे यहाँ पे लिए गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की और नमक कानून तोड़ा। तो देखिए दांडी यात्रा की बात करें तो इसमें गांधी जी ने 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। अगर मील में पूछे तो 241 मील इसमें यात्रा की थी, 241 मील। अब यहाँ पे इनके साथ कितने अनुयायी थे, तो 79 लोग थे इनके साथ। और बात करें कितने दिन चला था ये यात्रा, तो टोटल 24 दिन तक ये यात्रा चला था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन शुरू किसने किया, तो देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये शुरू हुआ था 1 अगस्त और कब 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। आगे चल के इसे वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया, क्योंकि गोरखपुर में क्या हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था। और चौरी चौरा कांड क्या है, चौरी चौरा कांड। और ये चौरी चौरा कांड क्या है, यहाँ पे पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था। मतलब एक पुलिस चौकी थी उसमें जिंदा पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था। और ये कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था ये कांड। तो इसे चौरी चौरा कांड बोलते हैं। तो इसके चलते असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया। ठीक, अब बात करते हैं इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक की लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, चित्तरंजन दास हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के लिए ये पुस्तक है, चित्तरंजन दास की ये पुस्तक है। ठीक, आगे बात करते हैं आप लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, ये आप लोग बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, ये आप लोग बताएंगे। और आगे एक पुस्तक के बारे में ए
ए नेशन इन द मेकिंग किसकी पुस्तक है? ए नेशन इन द मेकिंग ये किसकी पुस्तक है, ये भी आप लोग बताएंगे। ठीक, तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। आगे बात करते हैं ए नेशन इन द मेकिंग इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये सुरेंद्रनाथ टैगोर की है। ये सुरेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। सुरेंद्रनाथ टैगोर की ये पुस्तक है। ठीक, आगे बात करते हैं आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। और बात करते हैं यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और फिर कौन किए थे? चित्तरंजन दास, दोनों मिलकर किए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने इसे स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में किए थे। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये कब चला गया था? 9 अगस्त किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो और इसके समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ठीक, बात करते हैं इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन थे? तो यहाँ पे विंस्टन चर्चिल थे। पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे यहाँ पे पीएम। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। हरिपुरा अधिवेशन तो 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। और आप लोग बताएंगे कि जो दिल्ली अधिवेशन था वो कब हुआ था? दिल्ली अधिवेशन 1947 का जो हुआ था, दिल्ली अधिवेशन जो 1947 का हुआ था, इसी समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की आप लोग बात करेंगे, ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसकी अध्यक्षता किए थे। बात करते हैं भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का कारण क्या था? तो इसके सभी सदस्य कौन थे? इसके सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और बात पूछा जाता है कि जो भारत साइमन कमीशन था इसका गठन कब हुआ था? जब पूछे गठन कब हुआ था तो इसका गठन हुआ था 1927 में। लेकिन ये पूछे कि ये भारत कब आया तो इसका जवाब हो जाएगा 1928 में ये भारत आया था। भारत के महान वृद्ध व्यक्ति तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी कहे जाते हैं। और बात करें दादा भाई नौरोजी की तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। और एक चीज इनके बारे में और फेमस है कि ये सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत दिए थे। धन निकासी, जो अंग्रेजों के द्वारा धन को निकाल के अपने देश ले जाया जा रहा था, उसका सिद्धांत कौन दिए थे? धन निकासी का सिद्धांत कौन दिए थे? ये आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक, बात करते हैं आपके हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। बात करते हैं यहाँ पे और आगे बात करते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये बंगाल के विभाजन की बात करें हम लोग तो बंगाल का विभाजन जो है शुरू कब हो गया था? 1905 से बंगाल का विभाजन शुरू हो गया था। और इसके विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 1906 में चलाया गया था। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये कौन सी? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन। यहाँ पे जियोग्राफी में झील से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पे विश्व जियोग्राफी में सारे यहाँ पे लिए गए हैं। तो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील। लेकिन आपसे पूछे कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भी इसका जवाब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये भी जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील तो बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील।
तो सुपीरियर झील है। तो बात करते हैं विश्व की सबसे गहरी झील, तो ये प्रश्न फिर आ गया। तो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील, बैकाल झील है। विश्व की सबसे लवणीय झील की बात करें तो वान झील है, विश्व की सबसे लवणीय झील वान झील है। और कहाँ पे है? तुर्की में स्थित है, तुर्की के समीप स्थित है वान झील। और सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील, आप लोग याद रखेंगे टीटीकाका झील, ये सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। और ये कहाँ पे है? पेरू और बोलीविया के सीमा पे है, ये पेरू और बोलीविया के सीमा पे है टीटीकाका झील। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे अगले पद की, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील कहाँ पे है? ये पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप की ये झील है और ये पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है विक्टोरिया झील। और ये भूमध्य रेखा, इसके बीचों बीच से एक रेखा जाती है, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से होके जाती है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। और नील नदी को किस देश का वरदान कहते हैं? इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी को मिस्र का क्या कहते हैं? वरदान कहते हैं नील नदी को। ठीक, बात करते हैं कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर ये कहाँ पे है? रूस और ईरान की सीमा पे है, सॉरी रूस और ईरान के बीच में है। रूस एवं यहाँ पे और भी देश हैं, लेकिन बड़े देश हैं रूस और ईरान, इनके बीच में है कौन? कैस्पियन सागर। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को, ये एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, फिनलैंड को 1000 भूमि का देश कहा जाता है, 1000 झीलों का देश कहा जाता है। इरी और एंटोरियो के मध्य स्थित जलप्रपात तो नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात ये इरी और एंटोरियो के बीच में है। बात करते हैं यहाँ पे लैगोदा झील। तो आगे बात करते हैं, आप लोग बताएंगे कि मिशिगन झील ये किस देश में है? मिशिगन झील किस देश में है? आगे बात करते हैं यहाँ पे, आप लोग बताएंगे कि विनिपेग झील किस देश में है? विनिपेग झील किस देश में है? और आप लोग बताएंगे कि ग्रेट स्लेव झील की कहाँ पे है? ग्रेट स्लेव झील ये कहाँ पे है? ग्रेट स्लेव झील ये कहाँ पे है? और जो झीलें हैं उसकी अंगुली नुमा संरचना किस देश में पाई जाती है? अंगुली नुमा जो झील है ये किस देश में पाई जाती है? देखिए, बात करें मिशिगन झील की तो ये कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है, यूएसए में। विनिपेग झील कहाँ पे पाया जाता है? ये कनाडा में पाया जाता है, विनिपेग झील कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे है? ये भी कनाडा में स्थित झील है। बात करते हैं अंगुली नुमा झील कहाँ पे पाए जाते हैं? अमेरिका में जो झील होते हैं उस अंगुली नुमा इस तरह से लंबे लंबे झील होते हैं, तो इसीलिए इसे अंगुली नुमा झील कहा जाता है। ठीक, बात करते हैं लैगोदा झील। तो लैगोदा झील की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये आपके रूस में है, लैगोदा झील रूस में है और ये रूस में है। और ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है, यूरोप की सबसे बड़ी झील है। कौन? यूरोप की सबसे बड़ी झील है लैदोगा झील, सबसे बड़ी झील है। ठीक, बात करते हैं आपसे बात करते हैं समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे स्थित झील कौन सी है? तो मृत सागर है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे स्थित झील। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और इस पे एक कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। महाद्वीप की बात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। लेकिन बात करें इस पे अधिकार किस देश का है, इसके अधिकार किस देश का है, तो आप लोग बताएंगे कि डेनमार्क का इस पे अधिकार है। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। मेडागास्कर द्वीप ये कहाँ पे है? ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक द्वीपों की संख्या। तो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है सर्वाधिक द्वीपों की संख्या। किसमें है? प्रशांत महासागर में है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रशांत महासागर का चौराहा आप लोग बताएंगे। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? तो हवाई द्वीप को कहते हैं, हवाई द्वीप को कहते हैं तो प्रशांत महासागर का चौराहा। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
ठीक। और हवाई द्वीप का जो है पुराना नाम क्या है, हवाई द्वीप का आप लोग से पूछे पुराना नाम इसे क्या है, तो इसे सैंडविच कहते थे, सैंडविच इसका पुराना नाम है, हवाई द्वीप का सैंडविच। बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और जकार्ता, और कुछ दिन बाद राजधानी प्रस्तावित कौन सी है, तो इसकी एक राजधानी प्रस्तावित है न्यू संतारा, न्यू संतारा अब बन जाएगी इसकी राजधानी, ठीक। बात करते हैं अग्निद्वीप किसे कहा जाता है, तो अग्निद्वीप किसे कहा जाता है, तो अग्निद्वीप की बात करें तो आइसलैंड को कहा जाता है, आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो हमारा अगला प्रश्न है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का जब दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो आप लोग बताएंगे कि न्यू गिनी है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, न्यू गिनी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। और बात करते हैं मिंडानाओ द्वीप किससे संबंधित है, तो मिंडानाओ द्वीप फिलीपींस से संबंधित है, फिलीपींस के दक्षिण में स्थित है, और ये फिलीपींस का दक्षिण में और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है कौन, मिंडानाओ द्वीप है जो फिलीपींस के दक्षिण में स्थित है और फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं न्यू मोर द्वीप, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और किस देश के बीच में है, ये बांग्लादेश के बीच में, और इस भारत और बांग्लादेश के बीच में इस द्वीप के चलते क्या होता है, विवाद भी होता है, विवाद भी छिड़ता है। बात करते हैं जापान की नागासाकी किस द्वीप पे है, तो ये आपके है क्यूशू द्वीप पे, क्यूशू द्वीप पे है, क्यूशू द्वीप पे है जापान का नागासाकी। और बात करते हैं जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप यदि आपसे पूछे कि कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि होन्शु द्वीप है, भारत का जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन पूछे कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो इसका जवाब आप लोग जब बताएंगे कि शिकोकू है, शिकोकू है भारत जो है इसका सबसे छोटा द्वीप है, ठीक। बात करें जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप है, तो ये तंजानिया के तट पे है, तंजानिया के तट पे है जंजीबार, और पेम्बा द्वीप तंजानिया के तट पे स्थित द्वीप है। बात करते हैं नॉर्वे के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहते हैं, तो स्फेरी गार्ड कहते हैं, इसके नॉर्वे के निकट जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसको क्या कहते हैं, स्फेरी गार्ड कहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, और ये देखिए प्रश्न कहाँ से है, हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्यों से संबंधित प्रश्न है, यानी कि वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे वैदिक काल के इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे लिए गए हैं, और जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। तो आर्यों की भाषा कौन थी, तो संस्कृत थी, हम सभी जानते थे आर्यों की भाषा क्या है, संस्कृत थी, ठीक। और ये कहाँ से आर्य लोग कहाँ से आए थे, कहाँ से आए और कहाँ को गए, तो मध्य एशिया से आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे आर्य, तो मध्य एशिया से आए तो आए, लेकिन सबसे पहले बसे कहाँ, तो ये सबसे पहले कहाँ पे बसे, पंजाब में सबसे पहले बसे, ठीक। बात करते हैं वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, तो बात करते हैं आर्यों का व्यवसाय, आप लोग बताइए क्या है, आर्यों की व्यवसाय की बात करें, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का व्यवसाय था पशुपालन, ये लोग पशुपालन करते थे, पशुपालन के साथ साथ और ये लोग कृषि भी करते थे। और लोहे की खोज, आर्यों ने किस धातु की खोज की थी, तो आप लोग बताएंगे धातु में लोहा का खोज किसने किया था, आर्यों ने किया था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था, तो क्या है, ये सल्वसूत्र है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है वो सल्वसूत्र है। और वेदों की संख्या आप लोग बताएंगे कितनी है, वेदों की संख्या आप लोग यहाँ पे बताएंगे, वेदों की संख्या यहाँ पे अलग से नहीं बताएंगे, यही बता दे रहे हैं, वेदों की संख्या 4 है। तो सबसे पुराना वेद आप लोग बता देंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे नया वाला वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद है आपके ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है आपके ऋग्वेद, सबसे नया वाला वेद है जो अथर्ववेद है, सबसे नया वाला वेद अथर्ववेद है,
ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद है और इसमें क्या वैदिक संस्कृति की ज्ञान होती है, वैदिक संस्कृति की इसमें ज्ञान होती है, वैदिक संस्कृति की इसमें ज्ञान दी हुई है। और अथर्ववेद में बात करें तो इसमें जादू टोना मोह माया यही सब दिया गया है, जादू टोना मोह माया इसमें अथर्ववेद में दिया गया है। बात करते हैं नचिकेता और यम संवाद, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया था नचिकेता। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद कितने हैं ये आप लोग तो बताइए। उपनिषद टोटल 108 उपनिषद है, लेकिन आपसे पूछे कि मुख्य उपनिषद कितने हैं तो आप लोग बताएंगे कि मुख्य उपनिषद 13 हैं। बात करते हैं उपनिषद आधारित किस पे है, तो ये दर्शन पर आधारित होते हैं, दर्शन पर आधारित होते हैं उपनिषद। लेकिन आपसे पूछे पुराणों की संख्या बताइए कितनी है, पुराणों की संख्या तो महज 18 पुराण है। तो बात करते हैं नचिकेता और यम संवाद किसमें, तो कठोपनिषद में, कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, गोधन है, गोधन है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य जो है वो मुख्य रूप है। बात करते हैं ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, ये आप लोग बताएंगे। पुरंदर शब्द ऋग्वेद में किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। और 9वें मंडल में ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में किस चीज का वर्णन है, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में किस चीज का वर्णन है। और बात करते हैं तो देखिए 9वें मंडल की बात करें तो ये किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ठीक, 9वां मंडल किसे, सोम देवता। तीसरे मंडल की बात करें तो इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया है, इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया था। आगे बात करते हैं गायत्री मंत्र के लेखक कौन है, इसकी रचना किसने किया था, रचना तो विश्वामित्र ने किया था, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद का जो संकलन है ये किस पे आधारित है, सामवेद का संकलन ये ऋग्वेद पे ही आधारित है, ऋग्वेद पे ही आधारित है सामवेद का संकलन। ठीक, बात करते हैं प्रथम विधि निर्माता, तो आचार्य मनु थे प्रथम विधि निर्माता, आचार्य मनु थे प्रथम विधि निर्माता। ठीक, मनु थे प्रथम विधि निर्माता। आगे बात करते हैं मनु स्मृति की रचना किसने की थी, मनु स्मृति की रचना किसने की थी ये आप लोग बताएंगे। और आप लोग साथ में ये बताएंगे कि ये किससे संबंधित थी, मनु स्मृति ये किससे संबंधित थी, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित थी मनु स्मृति। इसकी रचना कौन किए थे, आचार्य मनु जी ने ही किया था। ठीक, बात करते हैं कृष्ण भक्ति का प्रथम महाग्रंथ कौन सा है, तो प्रधान ग्रंथ या महान ग्रंथ की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है। आगे बात करते हैं योग दर्शन किससे संबंधित है, आप लोग बताएंगे कि योग दर्शन ये किससे संबंधित है। और न्याय दर्शन किससे संबंधित है ये आप लोग बताएंगे कि न्याय दर्शन जो है किससे संबंधित है। आप लोग बताएंगे कि साख्य दर्शन ये किससे संबंधित है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। और चरक संहिता का ये किससे संबंधित है, चरक संहिता किससे संबंधित है। और आगे बात करते हैं हम लोग कि कर्म सिद्धांत का संबंध किससे है, कर्म सिद्धांत का संबंध किससे है। और बात करेंगे कि शुल्ब सूत्र का संबंधित, ये शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है, ये सूत्र किससे संबंधित है। तो इन सारी चीजों का आप लोग जवाब देंगे। तो देखिए, तो कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता है। योग दर्शन की बात करें ये पतंजलि ने इसका प्रतिपादन किया था, योग दर्शन का प्रतिपादन कौन किया था, पतंजलि ने किया था योग दर्शन का प्रतिपादन। ठीक है, और न्याय दर्शन की बात करें तो अच्छपाद गौतम ने इसका प्रतिपादन किया था। और सांख्य दर्शन की बात करें तो इसकी कपिल मुनि ने इसके प्रतिपादन किया था, कपिल मुनि इसका प्रतिपादन किए थे। और चरक संहिता ये किससे संबंधित है, ये
चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। और बात करें कर्म सिद्धांत की तो ये मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। और बात करते हैं शल्व सूत्र की तो ये ज्यामिति से संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है। ठीक, बात करते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत है। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसे जय संहिता भी कहते हैं, जय संहिता भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पेन का कलर चेंज कर लें। तो इसके रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता ये वेद व्यास थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे रामचरितमानस की। तो इसके लेखक कौन थे? रामचरितमानस की चरितमानस, तो इसके लेखक आप लोग बताएंगे कौन थे? तुलसीदास थे। तुलसीदास रामचरितमानस की ये रचना किए थे। और रामायण के रचनाकर्ता कौन थे? रामायण आप लोग बताएंगे। तो इसकी रचना कौन किए थे? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया था। ठीक, बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। आसतो मां सदगम्य, तो ये कहाँ से लिया गया था? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, हमारा एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और बात करते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे मानव घर कहा जाता है, मानव घर, क्योंकि यहाँ पे मानव घर, यहाँ पे लगभग 59% जनसंख्या, पूरे विश्व की 59% जनसंख्या एशिया में रहती है। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछे कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे आंध्र महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी एशिया को, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप पूछिए आपसे, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो महाद्वीपों का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पे? 29 से 30% टोटल जितने भी स्थलीय भाग हैं महाद्वीप, उसके 29 से 30% भाग पे क्या है? महाद्वीप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहाँ है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप की बात करें तो ये किसे कहा जाता है? तो ये यूरोप को कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप। और बात करते हैं महाद्वीपों का, महाद्वीप किसे कहा जाता है? यहाँ पे बताएंगे आप लोग महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये एशिया को कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। और बात करते हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। ठीक, बात करते हैं अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि केप ऑफ गुड होप ये है, उत्तमाशा अंतरी भी कहते हैं। तो यह अफ्रीका की सबसे दक्षिणतम है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो यहाँ पे मकर रेखा से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे 2 बार काटती है। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे पूर्णतः हिमाच्छादित जो महाद्वीप है वो कौन सी है? तो अंटार्कटिका है पूर्णतः हिमाच्छादित। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। और बात करते हैं इसका सबसे गहरा भाग कौन सा है? इसका सबसे, आप लोग बताएंगे इसका सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो जो गहरा भाग है इसको क्या कहते हैं? मेरियाना गर्त कहते हैं, मेरियाना गर्त कहते हैं। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर इसकी गहराई है, 11,022 मीटर गहराई है। और ये फिलीपींस के दक्षिण में ये इसका है। ठीक, बात करें छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर सबसे छोटा महासागर है, हिंद महासागर सबसे छोटा महासागर। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, बात करते हैं द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में।
और आप लोग बताएंगे इसकी आकृति अटलांटिक महासागर की आकृति यस आकार में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और तस्मान सागर किस में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये स्थित है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच में है। आगे बात करते हैं हम लोग भूमध्य सागर। तो ये तिथिज सागर का, जो तिथिज सागर है उसका अवशेष माना जाता है, तिथिज सागर का क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो ऐबक ने डाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। ठीक, बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? ऐबक ने किया था गुलाम वंश की स्थापना। और बात करते हैं इसकी मृत्यु कैसे हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ये पूछा जाता है कैसे हुई थी। तो चौगान खेल रहे थे भाई साहब, चौगान खेल रहे थे, घोड़े पर से गिरे और टपके। ठीक, घोड़े पर से टपके और टपक गए। ठीक, तो इनकी मृत्यु इस घटना से हुई थी। और पोलो, भारत में पोलो का शुभारंभ तो किसके समय में हुआ था? तुर्कों के समय में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? अब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये ऐबक ने बनवाया था। और बात करते हैं कुतुब मीनार का जो निर्माण था, कुतुब मीनार, उसका निर्माण शुरू किसने किया था? शुरू केवल आप लोग बताएंगे। तो ऐबक ने शुरू किया था, पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। आगे चल के इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ठीक, जो कुतुब मीनार का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा तो ये किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और बात करते हैं अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी है वो क्या है? फारसी थी। बात करते हैं रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक, बात करते हैं आगे, बात करते हैं ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान। महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक, और रजिया के जो मारने में इसका किसका साथ है? बहराम शाह का रजिया को मारने में इसका हाथ है। ठीक, बात करें खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की क्या किए थे? स्थापना किए थे। तो आगे चल के इसकी हत्या कौन किया कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी ने इसका हत्या कर दिया और सत्या अपने हाथ में ले लिया था। और अलाउद्दीन को क्या कहा जाता है? इसे सिकंदर ए सानी कहा जाता है, सिकंदर ए सानी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण ये अलाउद्दीन के समय में हुआ था। मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के समय में हुआ था। और मंगोलों का जो हेड रहता था वो कौन था? चंगेज खां रहता है। और चंगेज खां खुद को क्या कहता था? ये ईश्वर का खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ईश्वर का खुद को क्या बोलता था? ये कि ईश्वर का अभिशाप बोलता था कि मैं ईश्वर का अभिशाप हूँ। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण भारत को पराजय करने का जो साहस है सबसे पहले किसने किया? दक्षिण भारत को पराजय करने का साहस कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बात करते हैं बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण, ये प्रणाली किसने शुरू की थी? मूल्य नियंत्रण शुरू किया ये किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अस्थाई सेना किसने रखा? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। और बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था।
इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। और लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे कि बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता की बात करें तो ये कहाँ से आया था? इब्न बतूता ये मोरक्को निवासी था, ये मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया इब्न बतूता। और इसकी एक पुस्तक थी, क्या है पुस्तक इसकी? रेहला इसकी पुस्तक थी, ठीक। और किसके दरबार में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आया था, ठीक। भारत में गुलामों की सर्वाधिक संख्या किसके शासन में थी? तो बलबन के समय में थी सर्वाधिक गुलाम। कि सुल्तानों बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, ठीक। बात करते हैं गज ए सिकंदरी ये किसने चलाया था? तो ये सिकंदर लोदी ने इसे चलाया था, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आत्मीय सभा का जो है स्थापना किसने किया था? ये भी राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा जो सभा है उसकी स्थापना कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में किए थे, ठीक। बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। बात करते हैं 19वीं सदी के पुनर्जागरण का काल किसने कहा? पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो 1875 में हुई थी। 1875 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया थे? तो 1907 में किए थे। कौन? विवेकानंद जी ने किया था। विवेकानंद जी ने किया था। बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन तो सैयद अहमद खां थे